नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। हम इस वक्त एनडीटीवी में हैं, एनडीटीवी के न्यूज रूम में। ये वो रूम है जहां से प्राइम टाइम कार्यक्रम जो आप देखते हैं वो तैयार होता है और यहीं रवीश कुमार बैठते हैं। एक तरह से रवीश कुमार का ही रूम है ये। और रवीश आज हमारे साथ हैं। इस साल जिन 5 जानी मानी शख्सियतों को रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है, दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार, उनमें से एक हमारे सहयोगी रवीश कुमार भी हैं। और रवीश इस वक्त मेरे साथ हैं मौजूद इस फेसबुक लाइव के लिए। रवीश, आपका स्वागत है। और काम पे आने से पहले और काम से जाने के बाद आजकल आप काफी व्यस्त हैं और कई जगह लोग आपको काफी सम्मानित कर रहे हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, चाय पर, लंच पर मिलना चाहते हैं। और ये सिलसिला पहले भी बना हुआ था। इसी सब के बीच हमने थोड़ा समय इसके लिए निकाला है, फेसबुक लाइव के लिए, ताकि फेसबुक के जो हमारे दर्शक हैं एनडीटीवी के, उनको भी रवीश के साथ बात करने का मौका मिले। रवीश जो अपना प्राइम टाइम का कार्यक्रम बनाते हैं उस पर काफी रिसर्च करते हैं और पूरे दिमाग लगा करके बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ दिल से बात करेंगे रवीश के साथ। रवीश, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए। लिखा है, बधाई दी है। और पुरुषोत्तम हैं, वो बधाई दे रहे हैं। और अलग अलग नाम है, सब नाम ही बदल लेते हैं सब वेबसाइट पे, यूट्यूब पे जो प्रोफाइल नेम रखते हैं उसका उच्चारण भी नहीं किया जाता है। आफ्ताब आलम है, विराज हैं, टून कार्टन हैं। उन्होंने कहा हाय सर। और इस वक्त यूट्यूब पर भी ये लाइव चल रहा है। रवीश, सबसे पहला हर आदमी जानना चाहता है, इतना प्रतिष्ठित, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, जब सबसे पहली बार पता लगा कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो क्या लगा आपको और आपके परिवार के लोगों को? मैं इसी जगह पे मैं काम कर रहा था और फोन आया तो मुझे लगा कि किसी ट्रोल ने फोन किया है, क्योंकि अक्सर वो कई बार इंटरनेट फोनी का इस्तेमाल करते हैं, तो नंबर करते यही हिस्से हैं जो मुझे बताया गया, लेकिन अलग अलग मुल्कों के नाम फ्लैश करते हैं। तो फिलीपींस से बहुत सारे ट्रोल आते रहते हैं, तो मुझे लगा कोई ट्रोल ही होगा। तो यहाँ बानी और वृंदा बैठे थे, मैंने उनको कहा कि हम आपको आज ट्रोल की जुबान तैयार सुनाते हैं, आप खुद को तैयार कर लें। लेकिन जैसे ही स्पीकर फोन ऑन किया तो किसी महिला की आवाज थी, लेकिन किसी महिला ने फोन करके गाली नहीं दी आज तक। तो फिर उसको जो लगातार डर बना रहता है। हाँ, डर बना रहता है। लेकिन हमने उसको बंद किया, उसका स्पीकर फोन, और बात किया। तुमने पूछा कि आप रवीश कुमार हैं, आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं, हम इतने दिनों से आपको फोन कर रहे हैं। तुमने कहा कि अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि कौन है, आप क्यों फोन कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हम रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन से हैं और ये है कि हम चाहते हैं कि इसको आप सीक्रेट रखें, आप किसी को ना बताएं। तो बहुत कम लोगों को बताया था। सबसे पहले आपने किसको बताया? पत्नी को बताया था, दोस्त को। हाँ, पत्नी और दोस्त को। और बाकी इस कमरे के अंदर लोगों? इस कमरे के अंदर यहाँ किसी को नहीं, वो छुपा गया। इस कमरे में एक बहुत छोटी सी टीम है जो रवीश के साथ काम करती है और लगातार जितने फोन आते रहते हैं वो लोग मिलके हैंडल करते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा। एक कैरेक्टर की बात है कि आप किसी को प्रॉमिस कर दें, फिर गांव में जाके बताते, बहुत जरूरी भी है इस तरह के सम्मान का। तो फिर वो पता नहीं, ये सब आखिरी वक्त में, तो मैंने उनकी बात मान ली। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताता हूँ। और फिर मैं आप सामान्य तौर पे अपने कार्यक्रम को करने में लग गया। जो हमारी आपकी रोज की दिनचर्या, वही हकीकत है। आप चाहे जितना आसमान में उड़ ले, लौट के आना पड़ता है मंडे टू फ्राइडे के लिए। हमें नहीं, करोड़ों लोगों को आना पड़ता है। इसके बाद जो आपका अनुभव वहां का रहा 9-10 दिन का, वो कैसा अनुभव है? सुशील, बहुत सुंदर अनुभव रहा। मतलब सम्मान से ज्यादा जो वो लोग सत्कार करते हैं और जिस प्रबंधन के साथ करते हैं, वो बेहतरीन था। 7-8 दिनों तक उनको ऑब्जर्व करना, कि कभी भी नहीं लगा कि हम अनचाहे कोई मेहमान हैं। और वो हर समय हर तैयारी के साथ, जो हम सोचते थे उससे पहले वो सोचकर बैठे हुए थे और उन्हें पूरी जानकारी थी, एक एक चीजों की जानकारी थी और सब किसी को जानकारी थी। ये नहीं कि कोई एक आदमी मेरे बारे में ज्यादा जानता हो या किसी और अवार्डी के बारे में ज्यादा जानता हो। तो पूरा फाउंडेशन, उसका स्टाफ, नीचे से लेकर प्रेसिडेंट तक, और जो ट्रस्टी जूरी हैं, उन सबको एक बात पता थी, जिसको भी उन्होंने चुना था। तो जिस तरह से खातिरदारी की है उन्होंने, वो अद्भुत है। मतलब हमने तो यहाँ नहीं देखा। अब हमारे मित्र हैं विनीत कुमार, उनसे मैंने पूछा कि मैं अभिभूत हूँ कि इस तरह से बुला के अगर सम्मान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि याद कीजिए, भारत में लोग पुरस्कार देने के लिए बुलाते हैं तो दे के सब चले जाते हैं, उसके बाद होटल के बाहर हम ओला उबर खोज रहे होते हैं कि घर जाने का क्या उपाय किया जाए। पर ऐसा उन्होंने एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया और बहुत ही अच्छा लगा उनकी मुस्तैदी, उनकी तैयारी।
और हमने पूछा भी कि आपने हमें क्यों दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया है। तो उन्होंने यही कहा कि इस सवाल का जवाब हम ऐलान करने के बाद किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हम किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम पहले खुद को देते हैं कि हम क्यों दे रहे हैं। तो काफी उनकी प्रक्रियाएं बहुत सख्त हैं, अच्छी लगी थोड़ी। और उन दीवारों पे चंडी प्रसाद भट्ट जी की तस्वीर देख के तो मैं गदगद हो गया। 1982 में अरुण शौरी के साथ वो गए थे। तो आज भी उनके बाल काले हैं, हालांकि उनकी दाढ़ी सफेद हो गई है चंडी प्रसाद भट्ट जी की, लेकिन तब भी उनके बाल काले हैं। तो उनके बाल काले हैं, मतलब 82 से लेकर 2019 तक, जो उत्तराखंड से आपके राज्य के शानदार शख्सियतों में से एक हैं। मतलब उनकी तस्वीर देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस लीग में अब आप भी हैं। आपको बता दें, जब से इस पुरस्कार की घोषणा हुई है, दफ्तर में भी रवीश को तो आ ही रहे होंगे, दफ्तर में भी ऐसे तमाम ये सारे पोस्ट कार्ड्स जो हैं ये रवीश को एक तरह से बधाई दे रहे हैं। इन सब में रवीश को अलग अलग तरीके से लोगों ने बधाई देने की कोशिश की है। यहाँ जितने आसपास पत्र हैं वो शिकायती भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनमें बधाई पत्र बहुत ज्यादा हो गए। शिकायती पत्र उसके बावजूद उसी तादाद में है, लेकिन जो बधाई देने वाले संदेश हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए। अभियान चलने के बाद भी सुशील आप देखें जो पत्र आते हैं तो वो राष्ट्रपति को मार्क किए गए होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास मुख्य न्यायाधीश को मार्क किए गए होते हैं, और एक प्रधानमंत्री को किए होते हैं, मुझे भी उसमें मार्क किए होते हैं। और यहाँ बैठकर हम उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं, किसी एक आदमी के बस का उन चिट्ठियों को पढ़ना नहीं होता, कई बार हल भी नहीं होता, उसका हल निकालना भी आसान नहीं होता है, और संभव नहीं है कि इतनी चिट्ठियां पढ़ें। और ये सारी चिट्ठियां जबलपुर से आई हैं, और एक समूह ने लिखा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोगों ने अलग अलग जाने से पहले ये खबर हम लोगों ने की थी, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोगों की हड़ताल और उनकी उन लोगों ने भेजा है कि आपकी पत्रकारिता को, और ये ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग नाम से हाथ से लिखकर उन्होंने भेजा है इस पोस्ट कार्ड पे। तो मैं सबको निजी तौर पे तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, पर जबलपुर वालों को दिल से शुक्रिया। ऐसे उन तमाम दर्शकों को जो मुझे रोज अप्रोच करते हैं कि इस उम्मीद में कि आज अभी देखिए स्टूडेंट ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने लिखा है, भेजी है, ये पत्र भेजा है। तो अगर इन पत्रों को भेजने लगे तो सुशील हफ्ता गुजर जाएगा इस कमरे में। ये आते ही रहते हैं, आप जानते ही हैं, पर अच्छा लगता है इसे देख के। पता चलता है कि हम जो बैठकर, और खासकर जो टीवी इंडस्ट्री को जिन संपादकों ने बर्बाद किया टीआरपी के नाम पे, कि दर्शक कोई गैर जिम्मेदार और लोफर किस्म की इकाई है, उसको यही सब हल्का फुल्का अच्छा लगता है। पर आप इन पत्रों से गुजर के देखिए तो दर्शक बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति की इकाई होती है, और इतनी रिसर्च के साथ पत्र आते हैं कई बार कि लगता है कि उन्होंने कितना समय लगाया होगा किसी एक पत्र को हाथ लिखने से में। लिखते हैं, उनको भरोसा होता है कि वो किसी को शिकायत कर रहे हैं, समस्या बता रहे हैं उसको लेके। तो ये बड़ा ही एक स्टेट सिस्टम जैसा, जिसको फोर्थ स्टेट कहा गया था। अब वो और बात है कि हम फर्स्ट स्टेट हो गए हैं, खुशामद के चक्कर में फंस गए हैं, लेकिन हमारा काम तो यही था कि सरकार को फीडबैक पहुंचाते रहना कि भाई देख लीजिए, यहाँ से लिखिए जाए। लोग आपसे इस तरह से संपर्क करना चाहते हैं, और बड़ी मात्रा में लोग लिखते हैं। आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का विज्ञापन छापा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 6 लाख शिकायतें आई। अब उन्होंने बता तो दिया, पर उन 6 लाख शिकायतों का क्या होता है, वहां भी ऐसी चिट्ठियां आती होंगी, लोग भेजते होंगे, तो हमें नहीं मालूम कि उन चिट्ठियों को कैसे कतर के फेंक दिया जाता होगा निर्मम तरीके से। पर यह सुंदर बात है कि दर्शक जो है वो अपना कर्म कर रहा है। सारे दर्शक ऐसे ना भी हों, लेकिन ऐसे दर्शक हैं, ये क्या हमारे आपके लिए अच्छी बात नहीं है? हम तो ऐसे ही दर्शकों की तलाश में रहते हैं कि काश ऐसे लोग हों जो हम पर्यावरण की बात करना चाहते हैं, जो अन्य दूसरे ऐसे मुद्दों की बात करना चाहते हैं जिनकी राजनेता आमतौर पे बात करते नहीं है। उसके लिए दर्शक हो, तो दर्शक है वो हर तरह से बता रहे हैं। अभी आप गोरखपुर के बांसगांव से किसी ने अज्ञात अनाम होकर पत्र लिखा है कि उस स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बच्चों से 50-50 रुपए वसूले जाते हैं, और कई तरह के सरकारी सुविधाओं के खाता खोलने के नाम पे 200-200 रुपए लिए जाते हैं। तो लोग लिख के किसी को बता रहे हैं, वो बताना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र के अदृश्य प्रहरी हैं जो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग इनको हताश कर देते हैं, सरकारें, सिस्टम इनको हताश कर देती है, क्योंकि हम ही को हताश करने के बाद उन्हें जहां जाना होता है वहां भी वो हताश होता है, वहां भी हर जगह। तो हम लगातार उसकी लोकतांत्रिकता को कुचलने में लगे हुए हैं ताकि वो इससे विमुख हो जाए, इससे एकदम उदासीन हो जाए कि ये उसके बस की चीज नहीं है, छोड़ दो और मान ले कि अब भगवान जो चाहेंगे वही होंगे। लेकिन नागरिक अपना कर्म कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यही तो हम चाहते हैं कि ऐसा होता रहे। कई लोग ये जानना चाहते हैं रवीश क्या दिखाना है, वो क्या सोच के चुनते हैं?
पता नहीं, मतलब रोज हम लोग बहुत सीमित संसाधन में काम करते हैं, आप जानते हैं, और जितनी उम्मीदें हो गई हैं उसमें मैं कई बार साफ साफ ना भी कह देता हूं, मैं सीधा बोल देता हूं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। और इससे ये आसान होता है कि आप आगे झूठ बोलने से बच जाते हैं। किसी का एक बार बोल दें हाँ हम करेंगे और फिर फोन ना उठाएं, जवाब ना दें, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं साफ बोल देता हूं, उनको बुरा लगता है, पर वो समझते होंगे कि ठीक है। कुछ लोग गुस्सा भी जाते हैं कि अरे आप कैसे मना कर सकते हैं, पर मना करना पड़ता है क्योंकि भारत की सारी खबरें तो अकेले हम नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उस 1 घंटे में उसका स्केल हमारी क्षमता के अनुसार और संसाधनों के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो, लेकिन लोग जैसा शेप करना चाहते हैं कई बार बुलेटिन वैसा ही बनता है। लेकिन उसमें एक कोशिश जो रहती है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा जिससे दिखे वो जो अब मीडिया जिस देश के जिन हिस्सों को नहीं दिखाना चाहता है और अब कभी नहीं दिखाएगा, और क्योंकि भारत का जो मीडिया है, और ये मैं बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, दिन रात वो इस कोशिश में है कि इस लोकतंत्र की कैसे हत्या कर दी जाए। और अगर आप देखें उसके सारे टीवी चैनलों का आप अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। और इसी वजह से आपको 2 उदाहरण देता हूं, बल्कि कई उदाहरण दे सकता हूं। जैसे CGL 2017 के परीक्षार्थियों ने कल ट्रेंड कराया, 2-3 दिनों से वो ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। फिर यूपी में जो 69,000 शिक्षक बहाली के जो दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष चाहते हैं कि जो हाईएस्ट कट ऑफ हो उसके हिसाब से रैंकिंग बने, और एक पक्ष चाहता है कि जो सरकार ने पहले की नौकरी के आधार पे कुछ ग्रेस मार्क दिए हैं उसको जोड़ के मिले उनको। तो इस पे लड़ाई चल रही है, पर दोनों पक्ष चाहता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। तो उन लोगों ने भी ट्रेंड कराया और फिर वो रात को मुझे मैसेज करने लगे कि हमने ट्रेंड भी कराया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जितेंद्र सिंह जो केंद्र के मंत्री हैं वो छात्रों को ब्लॉक कर रहे हैं। और आप देखें कि ट्रम्प साहब ने किसी को ब्लॉक कर दिया तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप अपने पब्लिक ट्विटर प्रोफाइल से किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप हमारे जितेंद्र सिंह जी ने ब्लॉक कर दिया, उसके स्क्रीनशॉट भेजते हैं। मैंने ये भी बहुत दुखद बात है कि आप ये छवि बनाते हैं कि हम ट्विटर पे जा रहे हैं, कि हम पब्लिक के साथ डायरेक्ट सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन जब छात्र अपनी नौकरी के बारे में, SSC के बारे में पूछते हैं तो आप ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बजाय आप उनकी समस्या का समाधान कर दें, क्योंकि इतने बड़े स्कीम में आप भारत सरकार चला रहे हैं, निश्चित रूप से आप ये जोखिम तो नहीं उठाएंगे ना कि कोई SSC में बैठा हुआ चेयरमैन जो है 6 महीने की परीक्षा 2 साल में दे। इससे सरकार का तो कोई फायदा है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। और सरकार क्यों चाहेगी कि ऐसा ना हो। तो अगर वो कोई ध्यान दिला रहा है तो उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और अब जनता कहाँ जाएगी? टीवी वाला दिखाता नहीं, अखबार वाला कोना में कहीं छाप के छोड़ देता है, उसके बाद ये प्रदर्शन करते हैं तो लाठियों से हमारे नौजवानों की कमर तोड़ दी जाती है। तो ये चीज जो मीडिया जो कर रहा है, इसको मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि वो दिन चला गया कि सुबह उठ गए और टॉयलेट जाना है तो पेपर मोड़ के आप अंदर चले गए और कहीं खाते हुए अपना घूमते हुए 4 लोगों के साथ अखबार पढ़ लिए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो अखबार आ रहा है उसमें पत्रकारिता कितनी है, खबरों को ठीक से समझना पड़ेगा। और जो 800 रुपए आप दे रहे हैं अखबार और टीवी के, वो उसकी कीमत आपको तय करनी पड़ेगी कि वो सही में दिया जाए या नहीं दिया जाए। मैं तो कहता हूं कि आप ऐसे टेलीविजन चैनल और अखबारों को बंद कर दें और 800 रुपए आप प्रधानमंत्री राहत कोष में हर महीने भेज दिया करें, वो देश की जनता के काम है। रद्दी और खुशामद पत्रकारिता के नाम पे क्यों पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो सोचना पड़ेगा लोगों को। एक और चीज है, जब भी रवीश का नाम आता है तो 2 तरफ जनता बंटी हुई नहीं, या तो रवीश के साथ है, रवीश के खिलाफ है। जो रवीश के साथ है वो भी रवीश की है, हमारी आपकी है, और जो रवीश के खिलाफ है वो भी रवीश की है और हमारी आपकी है। जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो विरोधी नहीं है, वो अपनी बात कहते हैं और हो सकता है बात को नहीं समझें या बात का संदर्भ नहीं समझें या बाद में समझें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रवीश जो उसके बाद आपके बहुत करीबी हो गए हैं, बहुत आपको दिल से समझे हैं, और जो लोग गाली देते थे वो बाद में आपके प्रशंसक बने हैं और आपको बाद में बाकी खबरों में मदद करते हैं। लेकिन तमाम लोगों का एक सवाल यह है कि रवीश विरोध बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं, विरोधी क्यों करते हैं? बहुत लोगों का वैसे अगर देखा जाए तो पूरी सरकार मेरे विरोध में खड़ी है, कोई मेरे कार्यक्रम में नहीं आता। इतनी बड़ी पार्टी है, वो एक पत्रकार को घोषित तौर से उसका बहिष्कार करती है ना। तो फिर मैं क्या करूं? जनता को ये पूछना चाहिए कि ये देश में एक अकेला नागरिक है, इसकी सत्ता में सरकारों के पास बहुत तरह की ताकत होती है, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं मनीला के लिए फ्लाई कर रहा था, मेरी सिक्योरिटी हटा ली गई, है ना। इतनी सारी धमकियां दी गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो विरोध में मैं तो नागरिक हूं, कहीं खड़ा होकर कुछ भी बोलता रहूं, उससे क्या सरकार को फर्क पड़ता है। लेकिन जब सरकार किसी नागरिक के विरोध में आ जाए तो आप कल्पना कीजिए वो कितनी भयावह स्थिति होती है। तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, बल्कि अब लोग मैं समझने लगे हैं कि अब मैं कहता हूं कि भाई स्वतंत्र मीडिया की
जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा मोदी के समर्थकों को जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे फैसला लेके नहीं चुना है ना, उन्होंने बहुत आकांक्षाएं पाली हैं, उम्मीदें लगाई हैं, तो उन उम्मीदों में अगर कहीं उतार चढ़ाव होगा तो किसके जरिए वो फीडबैक देंगे प्रधानमंत्री तक? वो तो 20 साल का इंतजार नहीं करेंगे, वो चाहते हैं सरकार के 300 हाथ होते हैं तो तुरंत बताया जाए। अब ये मीडिया ने क्या किया, गोदी मीडिया ने मोदी समर्थकों को ही बाहर फेंक दिया है। जैसे ही मोदी समर्थक अपनी समस्या लेके आते हैं, गोदी मीडिया उनका दरवाजा बंद कर देता है, तो वो मेरे पास आते हैं, मैं आता हूं तो मैं दिखा देता हूं, तो उनका अनुभव दूसरा होता है मेरे साथ, तो मैं विरोध में नहीं हूं। अच्छा, आप दूसरी तरफ से देखिए, 99.9% मुख्य धारा का जो मीडिया वो समाप्त हो चुका है, दिन रात साहब की खुशामद में लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? दिन भर उनका पॉलिटिकल एजेंडा, नेशनल सिलेबस, हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रहा है, तरह तरह के नाम से चल रहा है, और उसमें सिर्फ तारीफ ही तारीफ है। 99.9% मीडिया में तारीफ चल रही है, तो आपको क्या, आपको मुझसे बेचैनी है? तारीफ करना मीडिया का काम नहीं है, और ये मेरा काम नहीं है ना, तो आपको क्या रवीश कुमार से सर्टिफिकेट चाहिए? तो आप एक इंटरव्यू देते हैं। आप जब आम खाने वाले, टिकोला खाने वाले, सब्जी कैसे काटते हैं पूछने वाले को इंटरव्यू दे रहे थे, तो मुझे भी देते, मैंने तो अप्लाई किया था, आपने नहीं दिया है ना। तो इस तरह से एक धमकी, भय के माहौल से एक व्यक्ति को पूरे राज्य सत्ता ने घेर रखा है, और ये नागरिकों को समझना चाहिए। मैं मोदी समर्थकों से कहता हूं कि आपने कब ऐसे भारत की कल्पना कर ली कि जहां एक सरकार, पूरी सरकार एक पत्रकार का विरोध करे? हालांकि मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, मनीला में पूछा कि प्रधानमंत्री ने आपको बधाई क्यों नहीं दी, तो ये तो जनता को देखना चाहिए ना, जनता को देखना चाहिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से बधाई नहीं दे पाता है। तो क्या हम ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे? मैं नहीं चाहता कि मोदी समर्थक कभी ऐसे भारत की कल्पना करें और ऐसा भारत साकार हो जाए, अनजाने में भी नहीं चाहता। मैं उनके इस इंटेंट पे भरोसा करना चाहता हूं कि वो एक नेता को चुन रहे हैं तो जरूर कुछ अच्छा चाहते होंगे भारत के बारे में, लेकिन क्या ये अच्छा है? वो सरकार में 100 खूबियां खोज लेंगे, लेकिन इस गोदी मीडिया में एक खूबी नहीं खोज सकते हैं। दुनिया में आप भारत की मीडिया को लेकर आज की तारीख में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। इस मीडिया का ना तो वकार बचा है, ना इकबाल बचा है, ना इसमें किसी प्रकार की शर्म बची है। इसकी भाषा देख लीजिए, ऐसा लगता है कि ये पूरे समाज को लड़ा देना चाहता है। तो कोई इतना खोखला, कमजोर, बुजदिल इंडिया नहीं बनाना चाहता होगा। हर कोई अपने नेता से एक खास समय में एक खास नेता से उम्मीदें पालता है, लेकिन ये मीडिया तो उन समर्थकों का भी दुश्मन है, उन समर्थकों। और वो टूटा है ना सुशील। आज ही किसी ने लिखा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि अब हम सब एक ही उम्र के लोग हैं। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ देता हूं कि बहुत दिनों तक मैं आपके चैनल को सार्वजनिक तौर पर विरोध करता था, पर पिछले कुछ समय से मैं केवल सत्यता की बात सुनता हूं, तो पाया कि आप सही थे और मैं ही गलत दिशा में था, और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की हैसियत तो नहीं कि आपसे सीधा जुड़ पाऊं, पर विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस तुच्छ प्राणी को अपना मित्र बना ले। तो ये खूबी है, ये लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। वो उनको पता चलता है कि जब उनको सच्चाई पता चलती है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि आपने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने बताया कि हमने ये गालियां दी हैं। अब कोई ऐसा, अगर ये तो सोशल मीडिया IT सेल का बनाया हुआ है, किसी ने लिख दिया मैं आतंकवादी हूं, मैं आतंकवादी हूं तो वो बिल्कुल नहीं होना, पूरा स्ट्रेटेजी तो वो उसमें सरकार के बड़े बड़े लोग उस आदमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है? तो ये तो मोदी समर्थकों को अगर ऐसा भारत चाहिए तो मुबारक हो। मैं हमेशा कहूंगा कि नहीं, ऐसे भारत का कभी कल्पना मत करो। ये बहुत ही खतरनाक कल्पना है कि जिसमें कोई सरकार, प्रधानमंत्री जिसको फॉलो कर ले, या वो जो प्रधानमंत्री के नाम पे आगे आके किसी को भी आतंकवादी कह देगा। हम लोग आतंकवादी हैं, इतना आसान है। तो ये जो पूरा सामाजिक ताना बाना जो है ना, ये बहुसंख्यक को ही डराने का पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अल्पसंख्यक के नाम पे, तो इसलिए वो डरा रहा है, तो इसलिए मुझे एक दूसरे धर्म के कैरिकेचर में बना देता है। तो ये लोगों को देखना समझना पड़ेगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इन नफरत के माहौल के बगैर आप मोदी को पसंद नहीं कर सकते? क्या आप मुझे गाली दिए बगैर और इस तरह से आतंकवादी कहे बगैर आप मोदी को पसंद नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो आप बीमार हैं, फिर आप स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं हैं, या फिर आप इस लोकतंत्र को हेल्दी बनाने में आपकी भूमिका नहीं है। ये तो समझना पड़ेगा। और आप जो कर लें, चांद दिखा दें, चंद्रयान दिखा दें, जो दिखाना है दिखा दें, आप दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर नहीं कह सकते कि हमारा मीडिया स्वतंत्र है। ना इस बात को देश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ना इस बात को देश का स्वतंत्र नागरिक कह सकता है। वो तो बहुत शर्मिंदा है। और आप मोदी समर्थकों से बात कीजिए, वो खुद कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी है कि ये मीडिया ऐसे क्यों हो गया है। वो क्यों लोग आके पत्र लिख रहा है। आप गुजरात में देखिए, गुजरात के लोगों ने अखबार में विज्ञापन दिया है, हार्दिक अभिनंदन, ये गुजरात के अखबार में विज्ञापन, ये मैंने तो नहीं कहा। ये दर्शक है, ये चीजों को समझ रहा है, क्योंकि उसका स्टेक है। वो मेरा सपोर्टर नहीं है। ज्यादातर इनमें से लोग मोदी को ही वोट करते हैं,
और वो कहते भी हैं कि हम उनको वोट करते हैं, वो तो उनका एक राजनीतिक फैसला है। लेकिन वो राजनीतिक फैसला मोदी को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सीमेंट का साबुन दे दोगे कि लो तुम मोदी का पसंद करते हो तो घटिया अखबार लो, घटिया मीडिया लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, उसको हर चीज अच्छा चाहिए, उसका भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। आप उसके इंटेलिजेंस को क्वेश्चन मत कीजिए कि कोई एक लीडर को चुन रहा है तो उसको आप दिन रात हिंदू मुस्लिम वाला मीडिया दे दीजिए, तो उसको समझ में आता है। जब देखता है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि पत्रकारिता किधर है और चाटुकारिता किधर है। तो मीडिया को लेकर जो फर्क करता है ना, उसको ये मीडिया वाले सरकार की आड़ में अपना चेहरा बचा ले जाते हैं कि नहीं हम तो जी इनका काम कर रहे हैं। आप क्यों उनका काम कर रहे हो? 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, इतने राज्य सरकारें हैं, वो काम कर रहे हैं, तुम क्यों सरकार का काम कर रहे हो सुबह शाम? बल्कि सरकार का काम तो एक तरह से आप भी करते हैं। आप इस तरह से करते हैं कि जिन कोनों में सरकार की नजर नहीं गई आप वहां देखते हैं और सरकार को बताते हैं। हाँ? तो ये काम मीडिया का काम है कि सरकार को ये अधिकारी बैठे गोल कर देते हैं वो। अब सरकार जो नौकरियों का जब हम लोग दिखाते हैं, एक एक छोटे छोटे फैसले में कोई सचिव वहां बैठा हो तो उनको राहत दे सकता है ना। अब ग्रुप डी में एक फोटो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसका आपने लाखों छात्रों का रेलवे में आपने फॉर्म कैंसिल कर दिया। अगर कोई ये मंत्री काम कर रहे होते, ट्विटर से फुर्सत पा लिए होते, दिन रात अपना प्रोपेगेंडा छवि चमकाने में बिजी नहीं होते और रियल काम करते तो ये लड़के इतने परेशान नहीं होते। वोट उन्हीं को मिलता है, वोट उन्हीं के वोटर हैं, उन्हीं को वोट मिलता है। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उनको वोट नहीं दिया। तो हम तो जो मोदी को वोट देने वाले हैं उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। हम उनको बाहर नहीं फेंक रहे हैं अपने टीवी के कार्यक्रम से या उसके दायरे से। जबकि ये लड़के आए थे, जो नौकरी सीरीज शुरू हुई थी, तो उन लड़कों ने मुझसे सबसे पहले यही बात कही थी कि हम मोदी समर्थक हैं, लेकिन क्या आप हमारी परेशानी दिखाएंगे? मैंने कहा तुम उम्र में हमसे बहुत छोटे हो, पहले गले मिलो। मैं तुम्हारे राजनीतिक फैसले में टांग नहीं अड़ाता। हाँ, मैं नफरत का विरोधी हूं, वो करोगे तो मैं साफ बोलता हूं। मैं दुनिया में किसी भी मंच पे जाके बोलता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम बंद करो। विरोध की गुंजाइश है, नफरत की नहीं। नफरत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने किया, मैंने कहा सोच लो, मैं कर देता हूं। फिर अगर तुम्हारी सरकार ने दिल पे ले लिया तो फिर मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। तुमने कहा नहीं हम चाहते हैं कि आप करें, तो मैंने किया। वो सब उन्हीं के वोटर। अच्छा, मोदी जी मन की बात करते हैं पूरे देश से। मोदी जी को मन की बात जनता की पता नहीं चल पाती, काफी सारे चैनल जो हैं वो मोदी जी के ही बारे में बताते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दिल से मोदी जी से कोई बात करें। यही है कि हंसा कीजिए, जनता आपको प्यार करती है तो खुश नजर आइए। हर समय आप तनाव में, पीड़ा में, शत्रुता निभाते हुए नजर आते हैं। छोटे दिल का मत बनिए, बड़ा हंसते हुए नजर आइए, बड़े दिल का बनिए। कुछ लोगों को माफ करते चलिए, कुछ लोगों को गले लगाते चलिए। जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, तो आपको उस प्यार के बदले आप उससे बदला मत लीजिए ना, बदला मत लीजिए और कहानियां मत बनाइए। प्रोपेगेंडा के चलते हम अपने प्रधानमंत्री को हंसते हुए, बोलते हुए देखना कि लगे कि हाँ वो मुस्कुराते भी हैं। दिन भर तनाव में, दिन भर वो सेटिंग गेटिंग में, इन सब चीजों से मुक्त होकर थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, अच्छा लगेगा। और कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। और अगर उनके सहयोगी हेल्प नहीं कर सकते तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं चाहता हूं कि कोई आदमी इतनी पीड़ा में है, हर तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको लिबरेट कराना चाहिए ताकि वो प्रसन्न नजर आए, थोड़ा खुश नजर आए। बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, खुद से जुड़े कई पहलू उनको खुद न दिख। आपको ऐसे लोगों को अपने रास्ते से अलग कीजिए। आप खुद जनता से, आपका डायरेक्ट संवाद है, जनता आपको अच्छे बुरे दोनों में नापती तोलती है। आप उसके साथ रहिए, थोड़ा हंसते हुए नजर आइए, किसी को माफ करते हुए नजर आइए। तो ऐसा होना चाहिए। हर समय आप बदला, लग रहा तलवार लेके चढ़े जा रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ आता नहीं है, आया भी नहीं। बिल्कुल 5.5 साल के बैंड में आप देखें तो अर्थव्यवस्था में ही आपका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आ सकता है। आप में क्षमता है, आपको मौका मिला है, तो आप खुश नजर आइए। सबसे पहले आप खुश नजर आइए, बस। हाँ, अगर आप खुश नजर आते हैं तो दुनिया भी आपको खुश अच्छी दिखेगी और उसके बाद अच्छी दिखेगी, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा काम भी करते होंगे तो आप खुश नजर आइए ना, इसमें क्या है? हर समय आप तनाव में चले जा रहे हैं, हर समय आप अभिनय करने की कोई जरूरत नहीं है कि प्लास्टिक अच्छा आपने कॉस्ट चुना तो 4 लोगों को ऐसे जमा करके उसको सेट बना के करने की कोई जरूरत नहीं। आपने कॉस्ट ढूंढा, लेकिन ये सब जो उनको आइडिया देके उनके जो मैनेजर लोग हैं जिनमें उनको भी काफी मजा आता है, मुझे लगता है कि उनको बदलने की जरूरत है। और थोड़ा चाय पिए लोगों के साथ बैठ के, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? उम्मीद है चाय एक बार रवीश के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी पिएंगे, इसी बहाने मैग्सेसे सम्मान, एक एशिया का नोबेल कहा जाता है। हाँ, बधाई तो दे नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन हम चाय पीने रवीश जरूर जाएंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बुलाएंगे और आलोचना जब भी हो, मैं हमेशा आदर के साथ बात करता हूँ। आलोचना ठीक है, करते रहेंगे, ये भी टेस्ट। आलोचना करना मीडिया का काम भी, आलोचना करना। देश के सबसे ताकतवर नेता हैं, अगर ये कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लगे कि यार टीवी में तो कोई इस आदमी के सामने बोल नहीं रहा है ना। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि आप इनको वोट नहीं दीजिए, कभी किसी से नहीं बोलता। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वोट देना, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। आप ये इस तरह की गलत बातों को क्यों सपोर्ट करते हैं?
और मेरा 3-4 बातों से झगड़ा है, आप उससे क्यों करते हो? मैं हिंदू मुस्लिम में गांधी का सिपाही हूँ, ये हिंदू मुसलमान में चलने नहीं दूंगा। अब एक और बात, और ये आखिरी बात हम करेंगे। एक रवीश जो 25-26 साल पहले बिहार से आया, अब बदल गया। वो रवीश आज यहाँ है। कितना बदला, क्या सोच के आया था और आज कहाँ पर खड़ा है, कहाँ अपने आप को पाया? काफी बदल गया। और उस वक्त हम आज भी थोड़े घबराते हैं। क्या सोच के आए थे बिहार से? मतलब जो लोग आते हैं IAS वाईएएस बनने के लिए, वो सब तो सोच के नहीं आए थे, पर वो लोग सब आसपास के लोग सोचते थे, दोस्तों के साथ चला आया था। कोई खास नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं था कि जिसको ये भरोसा हो कि अब कोई वैकेंसी निकलेगी तो मैं वो बन जाऊंगा। तो नहीं, मैं बहुत साधारण धीरे धीरे ईंट जोड़ते जोड़ते 20-22 साल में पढ़ना आया, लिखना आया। तो वो यात्रा अच्छी रही। तो जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं, मैं उनको अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं के जैसा था। तो और इसलिए मेरा जो कार्यक्रम है वो कमजोर विद्यार्थियों के लिए है कि वो काम आ जाए, जो लोग इस वक्त कई कारणों से डरे रहते हैं। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा खूबसूरत देश है ये। लोग नोटिस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है, लोग नोटिस कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों की क्या हालत है, लोग नोटिस कर रहे हैं जो चीजें गलत हो रही हैं। तो लोगों पे भरोसा रखना चाहिए। पर धीरे धीरे एक सार्वजनिक सी छवि बन गई, जो मेरा स्वभाव नहीं था। अभी भी लगता है कि मैं कैसे सबसे छिप के कहीं बच जाऊं, अपने कोने में पड़ा रहूं। लेकिन वो हो नहीं पाता है। लोग इतने प्यार से बुलाते हैं कि आप एक बार हाँ बोल ही देते हैं, ना जाते हुए। तो चीजें बदल गई। फैमिली लाइफ इसके बाद इस तरह का सुरक्षित माहौल में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो गया। पर मैं वैसा ही हूँ, खाने पीने में थोड़ा वैसे। हाँ, कुछ खास तो वैसा चीज नहीं है। हाँ, किताबें मेरे पास काफी आ गई, मैं पढ़ने लगा। तो मेरे पास अगर इसे आप विलासिता कहते हैं, तो ये एक चीज मेरे पास आ गई है जो मैं खूब पढ़ता हूँ। लोग भी भेज देते हैं अपनी किताबें। तो अब जब समय मिलता है, तो आजकल योगा करने में लगा हुआ हूँ, तो फिर थोड़ा पढ़ाई कम कर दिया हूँ। और आप दिल्ली आने के बाद इस एक संस्थान में आए और इसी के होके रह गए। हाँ, इस संस्थान ने आपको बदला, आपने इस संस्थान से तो बहुत चीजें सीखी मैंने। यहाँ भी लड़ाई झगड़ा सब किया, जैसे जीवन में होता है वैसे यहाँ भी हुआ। और इसी से नेगोशिएट करते करते मैं एक चीज समझ गया था कि अगर आपको काम करना है तो आप वैसी जगह पर रहें जो अच्छी जगह हो। तो अच्छी जगह आज भी है ये। और वहां पे आप अपने लिए बार्गेन स्पेस बनाएं। तो जब वो स्पेस आपका बन जाएगा तो ज्यादा आप क्रिएटिव कर सकेंगे। तो मुझे एक बात ये अच्छी लगती थी कि शुरू से जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करता था, वो यहाँ कोई रोकता नहीं था। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होते रहती थी कि न्यूज गिरा दिया और नहीं चलाया, ये सब चलता रहता था। तब उस वक्त काफी बुरा लगता था नहीं छोड़ के चले जाएंगे। अब हंसी आती है, लेकिन फिर भी इस जगह पे एक्सपेरिमेंट करने की बड़ी लाजवाब किस्म की इसमें गुंजाइश थी। तो आप कुछ भी कर सकते थे जाके। तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दूसरे जगह पर है। और दूसरे न्यूज चैनलों को तो मेरी कभी जरूरत पड़ी भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कहां से इस बवाल को लेकर आए और कैसे रखें। तो उनको शायद पहले ही दिख गया होगा। लेकिन 20-22-25 साल में काफी कुछ सीखा इस जगह पे, बहुत ही शानदार सीखने के लिए। और आप खुद देखिए, हम लोगों ने पहले का अगर आप हमारी एडिटिंग वगैरह निकाल के देखिए एनडीटीवी का, तो सब माइलस्टोन है। सब एक क्लास होता था। एक कैमरा पर्सन से एक घंटे तक बहस होती रहती थी, धूप में खड़े एक शॉट के लिए हो रहा है कि इसमें लाइट नहीं है, इसका एंगल सही नहीं है, हर चीज। ऐसा लगता था कि हम 2 मिनट की स्टोरी के लिए फिल्म बना रहे हैं। अब वो सब नहीं रहा, लेकिन तब भी बहुत मजा आया, मतलब इस एक जगह के होके रहने में। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जगह हमेशा रहे। जी, उम्मीद है बुलंद रहे। ये जगह तो बुलंद रहेगी, ये पत्रकारिता भी बुलंद रहेगी। और आज ही कोई बता रहा था कि अभी लोग हमारे पास कम है, काफी कम हो गया, तब भी हमें 25 साल से हमें 2 दिन की छुट्टी मिलती है इस जगह, ये सैटरडे संडे, है कि नहीं? आप तो काम के साथ साथ अपने आप को जी भी सकते हैं, ये बड़ी बात है। और हमारी जो महिला सहयोगी थी, उनको मैटरनिटी लीव प्रॉपर मिलती थी और कोई क्वेश्चन नहीं करता था। कोई इस तरह से नहीं देखता था कि जैसे आप 3 महीने के बाद आ रही हैं तो कुछ काम नहीं किया। हर चीज पहले की तरह रिस्टोर होता था। तो ये सारी चीजें उस वक्त हिंदी जर्नलिज्म में तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में थी नहीं। तो आप क्यों जाते छोड़ के? अगर आप प्लस देखें तो ज्यादा प्लस है यहाँ।